यकीस्त तुर्की व ताज़ी दरीन मुआमिल हाफिज हदीस इश्क बयान कुन बेदान ज़बान के तो दानी। इश्क और मुसालमत के मामले में तुर्की और अरबी बराबर हैं। ए हाफिज, तू हदीस इश्क को इश्क की बात शुरू कर। जिस जबान को तू जानता है उसी से शुरू कर, उसमें कोई फर्क नहीं है। इस हाफिज शिराजी के इस शेर से हम आगाज करते हैं। हमारे अत्यंत सम्मानित विद्वद्गण विद्यमान हैं यहाँ, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं और भाषा तथा भाषा से संबंधित सभी आयामों पर जिनकी बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि है। उर्दू हिंदी के साथ विवादों का इतना लंबा चौड़ा नाता है कि जैसे ही हम किसी भी जगह इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो हम समझते हैं कि मामला जरूर मुतनाज़े होगा, जरूर विवादास्पद होगा और कुछ न कुछ इसमें ऐसी चीजें जरूर आएंगी। कारण ये है कि जब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, एक शताब्दी से अधिक का इतिहास है इसके विवाद का और उसकी स्मृतियां इतनी ताजा हो जाती हैं कि उसमें जो तर्क दिए जाने लगते हैं वो अधिकतर भावनाओं से संबद्ध होते हैं, अवैज्ञानिक होते हैं, इलॉजिकल, इनसाइंटिफिक होने लगते हैं। फलतः क्या होता है कि हमारी चर्चाएं निष्फल हो जाती हैं, थकाऊ हो जाती हैं। हम इस चर्चा में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हम थोड़ी सी नजरसानी करें कि क्या उन सारे विवादों का जो कि निष्फल विवाद रहे हैं, उनकी आवश्यकता अब भी है क्या? क्या हमारे पास, हमारे सामने इन दोनों जबानों के या इन दोनों शैलियों के सामने क्या और बड़ा खतरा दरपेश नहीं है? क्या और खदशात नहीं हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे से झगड़ते रह रहे हैं और ऐसा नहीं हो रहा क्या 100 सालों से कि कोई दूसरी जबान जायगुज़ीन हो जा रही है? डेविड क्रिस्टल ने अपनी किताब लैंग्वेज डेथ में ये बताया है कि हर हफ्ते, इतना बड़ा खदशा है, हर हफ्ते एक जबान जान बहक हो जा रही है। और ये कितनी बड़ी हानि है किसी भी देश और समाज के लिए, क्योंकि एक जबान, उसमें हजारों हजार साल के लोगों के अनुभव संरक्षित होते हैं। उसके नष्ट होने का तात्पर्य है उन सारी चीजों का नाश हो जाना। तो हिंदी और उर्दू में जिसमें मसावात, जिसमें सिमिलैरिटीज 90% से ज्यादा हैं और जिसमें इख्तिलाफात 5% से भी कम हैं, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी शक्ति को, इनकी समेकित शक्ति को पहचाने? जिस जबान की, जिस लहजे की चर्चा, जिसकी तूती जो है अफगानिस्तान के सीमाओं से लेकर के तमिलनाडु के किनारों तक होती है, क्या ये वक्त नहीं आया कि उन विवादों से दरगुजर करके हम इसकी चर्चा करें और हम कोशिश करेंगे कि इस बेफायदा और तल्ख चर्चाओं से थोड़ी सी बचते हुए जो अहदे हाजिर में और चीजें दरपेश हैं, जो बाजारीकरण की बात है, जो दोनों भाषाओं पर बहुत और खतरे मंडरा रहे हैं, उन पे चर्चा करें और कोई ताजी सी बयार हमारी चीज में, हमारी चर्चा में आ पाए। एक आयत भी है कि तआलऊ इला कलिमतिन सवाइन, हम उन पर चर्चा करें, उन पर, उनकी ओर आए जो समान बिंदु हैं हमारे। अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्त चीजों के अंतर्गत जो भिन्न भिन्न दिखने वाली चीजें हैं, उनके बीच में जो अभिन्न वस्तुएं हैं, एक वस्तुएं हैं, हम उन पर चर्चा भी कर सकते हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में इस विशेष विषय के विशिष्ट विद्वान 3 वक्ता उपस्थित हैं। हम इन लोगों के महत्वपूर्ण मतों को इस विषय पर सुनेंगे और हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने शुरू में ये बात कही कि हम अपने असली खतरे को समझने की, जानने की कोशिश करें और एक मुसालहत हो
जिसके नाते ये पूरा रेख्ता का प्रोग्राम ही इसकी ओर इशारा करता है और जिसके नाते ये मुनक्किद होता है कि उन दोनों को एक साथ लेकर के आए। तो सबसे पहले जिस सवाल पर हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, एकत्रित होते हैं, वो यही है कि क्या शताब्दी से अधिक पुराना, 100 सालों से अधिक पुराने इस विवाद की कोई प्रासंगिकता है? क्या अगर बहुत बड़े बड़े तर्कों को दे करके हम एक जबान को फौकियत दे दें किसी दूसरे जबान पर, तो क्या असली खतरे दरगुजर बरतरफ हो जाएंगे क्या? तो इस चीज पर क्या ये आवश्यकता नहीं है अहद हाजिर की कि हम अपने असली परेशानियों को, अपने असली दुश्वारियों पर चर्चा करें और हम इनकी पारस्परिकता की चर्चा करें। हम एक दूसरे के मिल करके जो एक दूसरे दोनों मिल करके जो एक दूसरे को शक्ति देते हैं, जो तकवियत बख्शते हैं, क्या हम उन पर चर्चा नहीं करें? मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, बिया ता कद्रे हम दीगर बेदानिम, कि हम एक दूसरे के कद्र को समझें। क्या हम आवश्यकता नहीं है कि हम कद्र शनासी करें? हमारे बीच अली फतीही साहब हैं, प्रोफेसर साहब, इनसे हम सुखन का आगाज करेंगे इस विषय में कि उन विवादों की अब प्रासंगिकता क्या है, क्या रिलेवेंस है, क्या उससे दरगुजर करने और ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट बातें हमारे सामने दरपेश नहीं है? सर बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब यहाँ यकजा हुए हैं। एक बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू चूँकि शुरू हो चुकी है और उस पर इजहार ख़याल का ये तवक्का किया जाता है कि हम कर सकें। चूँकि गुफ्तगू का आगाज़ इस बुनियादी नुक्ते से हुआ कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के दरमियान यकसानियत क्या है, उसे ढूंढा जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि हाल पर गुफ्तगू करने से पहले ज़रूरी है कि हम माजी की तरफ भी देखें और फिर मुस्तकबिल की तरफ सोचें। और हाल, क्योंकि कोई भी गुफ्तगू माजी और हाल की कोई भी गुफ्तगू माजी और मुस्तकबिल के बगैर मुमकिन नहीं। तो माजी की तरफ भी एक नज़र डालना ज़रूरी है और फिर हम ये भी देखें कि आने वाले दिनों में क्या सूरत पैदा होगी। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ ज़्यादातर नौजवान मौजूद हैं और नौजवानों के यहाँ जो कम्युनिकेटिव नॉर्म्स के जो तरीक़े हैं वो बिल्कुल बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। लिहाजा हमें ये भी देखना है कि उनके नए कम्युनिकेटिव नॉर्म्स में उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी किस हद तक सुमो पाती है। तो मैं माजी से जब गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ तो बात उसी कन्फ्लिक्ट की होती है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। यकीनन वो कन्फ्लिक्ट अहम है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहली बार हुई हो। हिंदी उर्दू के जो लसानी रिश्ते हैं उनको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है और दूसरी जगहों पे, बॉस्निया में भी हुआ और दूसरे ममालिक में भी हुआ जहाँ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आए हैं। वहाँ भी इस तरह की ज़बानों की भी कॉन्फ्लिक्ट्स, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ज़बानों की कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होकर हमारे सामने आए। उर्दू के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमने देखा कि ये एक ज़बान जो उभर रही थी और उभर रही है। सबसे पहले तो मैं इस लफ्ज़ उर्दू पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ, क्योंकि हमारे पीछे जो बैनर या पोस्टर है उस पर लफ्ज़ रेख्ता का इस्तेमाल है, क्योंकि एक बहुत अरसे तक गालिब तक के इसका ज़िक्र रेख्ते के तौर पर हो रहा था और बहुत से अशार में आपने देखा होगा कि ख़ुद गालिब ने और उनसे पहले मीर ने रेख्ता का इस्तेमाल किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उर्दू के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन उर्दू से के साथ थे जो तरकीब बनती थी वो उर्दू मुअल्ला की तरकीब थी और उर्दू मुअल्ला को समझे बगैर हम उर्दू पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये एग्जॉल्टेड ज़बान की बात थी। ये गो के कहा गया कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों की ज़बान है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये कोर्ट से जुड़ी हुई ज़बान थी। और फिर जब दिल्ली में, मैं बहुत मुख्तसरन इसकी तरफ इशारा करके और दूसरी तरफ बढ़ूँगा, जब दिल्ली में वली का आमद होता है तो एक पहली बार हमें
वर्नाकुलराइजेशन ऑफ लैंग्वेज का पहलू देखने को मिलता है, क्योंकि वली अपने साथ उन रवायतों को लेकर आए थे जो लोक अदब में बहुत ज़्यादा मकबूल था, जो दक्कन से लोक अदब की रवायतों को लेकर अपने साथ हिंदुस्तान आए। और उसके आने की वजह से जो उर्दू का जो एक एग्जॉल्टेड जो शक्ल बन रही थी, जो कोर्ट की लैंग्वेज की जो शक्ल बन रही थी, उसमें थोड़ा धीमापन आया और उन्होंने एक नए रंग का आगाज़ किया। अभी थोड़ी देर पहले फ़रहत एहसास साहब से गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने इस बात का ज़िक्र ख़ास तौर पर किया कि वली की आमद ने उर्दू के महफ़िलों के रंग को बदला, क्योंकि उससे पहले तो फ़ारसी में शायरी हो रही थी और फ़ारसी के बाद उर्दू ने अपनी जगह बनाई और एक नए नाम के साथ बनाई, लेकिन अब वो उस हद तक एग्जॉल्टेड नहीं थी। यहाँ सिर्फ दो और बातें, बहुत सी गलत फहमियाँ उर्दू के हवाले से हैं और बहुत सी गलत फहमियों की एक बुनियादी वजह इंशा की किताब दरियाए लताफ़त भी है। और दरियाए लताफ़त में जब वो बहुत सारी बातें करते हैं तो ज़बान की म्यारबंदी की भी बातें वो करते हैं और वो तवक्को करते हैं कि ज़बान म्यारबंद हो, और उस सिलसिले में उन्होंने कुछ उसूल भी बयान किए। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि दरियाए लताफ़त के सिलसिले में वो बहुत ज़्यादा संजीदा भी नहीं थे। वो ज़बान का मज़ा बदलने के लिए ही उन्होंने उस किस्म की उसूलों को वज़ा किया था। मैं दो मिसालों से आपके सामने वो अपनी बात पूरी करना चाहूँगा, क्योंकि दक्कन से जो रिवायत आई है, उस रिवायत में गुंचाए मुख जैसे अल्फाज मिलते हैं, जहाँ गुंचा फ़ारसी से है और मुख तद्भव रूप है। तो ये इनको मुरक्कब में मिलाने की रिवायत दक्कनी शायरी में हमें मिलती है। लेकिन जब वो उसूल वज़ा किए जाने लगे और ज़बान को स्टैंडर्डाइज़ किया जाने लगा, तो इस तरह के उसूल को रोका गया, उस पर एक रोक सी लगाई गई और कोशिश ये की गई कि ज़बान जो एग्ज़ॉल्टेड होनी चाहिए और उसमें उसकी म्यारबंदी में ज़रूरी है कि दोनों लफ्ज़ फ़ारसी के हों, तभी हम उसे मुरक्कब से ये तरकीबें बना सकते हैं और मुरक्कबों से जोड़ सकते हैं। लेकिन ये वही इंशा हैं जो बाद में रानी केतकी की कहानी लिखते हैं, और वो आप में से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ होंगे कि जब रानी केतकी की कहानी को हम देखते हैं तो उन्होंने तजुर्बा ये किया था कि फ़ारसी और अरबी का एक लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल ना हो। तो ये बहुत बेहद ज़हीन लोग थे और ज़बानों के साथ खेलना जानते थे कि ज़बानों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि किस तरह के लफ्ज़ का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। यकीनन ज़रूरत इस बात की है कि अगर कोई गलत फ़हमी थी माजी में, तो उस गलत फ़हमी को कम से कम किया जाए और उस पहलू पर ज़बानों को लाया जाए जहाँ ज़बान एक दूसरे की पूरक हों, जैसे हिंदी में हम कहते हैं। क्योंकि अब जो आने वाली नस्ल है, वो ज़बानों की उस शक्ल से अब पूरे तौर पर वाकिफ़ नहीं है और ना वो शायद होना चाहती है, क्योंकि जो नए हमारे पास गैजेट्स हैं, जो स्मार्टफ़ोन है आपके हाथों में, वो ज़बानों को नई शक्ल दे रहा है। ज़बानें आइकॉनिक हो रही हैं। हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं, हम आइकॉन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और आइकन अगर कहीं नहीं मिल पाते तो हम लोल जैसे लफ्ज़ बनाते हैं। ये सब नई वोकैबुलरी हमारे मीडिया की वजह से और हमारी नई टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो बहुत माकूल बात आपने फरमाई, कि बहुत ज़रूरी है कि हिंदी और उर्दू एक सतह पर एक पॉइंट पर साथ आएँ और एक दूसरे की पूरक बने, एक दूसरे को मुकम्मल करें। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात का भी एतराफ़ करना चाहता हूँ कि ज़बान सिर्फ़ लिसानी शक्ल का नाम नहीं है, ज़बान उससे ज़्यादा है। ज़बान शनाख्त का नाम भी है, एक पहचान का भी। लिहाजा किसी खौफ़ज़दा होने की सूरत नहीं है, क्योंकि आइन ने उर्दू को अपनी एक हैसियत दी है और आइन की हैसियत से उर्दू उन 22 ज़बानों में एक ज़बान है जो 8 शेड्यूल की जो चुनिंदा ज़बानें हैं उनमें उर्दू भी शामिल है, और उनको तमाम तर वो सहूलियात हासिल हैं जो और दूसरी हिंदुस्तानी ज़बानों को। यकीनन हिंदी की पोजीशन थोड़ी मुख्तलिफ है कि हिंदी न सिर्फ ये कि उन 22 ज़बानों की एक ज़बान है, बल्कि उसे एक सरकारी ज़बान का भी दर्जा हासिल है, राज्य भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। शायद हमारे जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन तरतीब दिया वो बहुत ज़हीन लोग थे और उन्होंने
शऊरी तौर पर ये कोशिश की कि राष्ट्रभाषा जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और राज्य भाषा जैसा, क्योंकि गलतफहमियां ना पैदा हों। जो मल्टीलिंगुअलिटी है हिंदुस्तान की, जो प्लूरैलिटी है हिंदुस्तान की, उस मल्टीलिंगुअलिटी और प्लूरैलिटी को समझने के लिए ज़रूरत है कि हर ज़बान का एहतराम किया जाए। और वो एहतराम इसी बात में पोशीदा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम ज़बानों को अपने अंदर समेटने की कोशिश की। और इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वजह है जिससे ये समझा जाए या ये दुश्वारी हमें दिखने में आए या उर्दू वालों की सोच में ये बात आए कि हमारी ज़बान कहीं पीछे है। यकीनन नहीं है, लेकिन कुछ मुझे चंद बातें सिर्फ उर्दू वालों से सिर्फ इतनी कहनी है कि ख़ुद आपको अपनी ज़बान से मोहब्बत करना होगा क़ब्ल इसके कि दूसरे आपकी ज़बान से मोहब्बत करें। शुक्रिया। बहुत 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 बेहतर फरमाया आपने। प्रोफेसर तलवार से इसी बात से संबंधित एक बात महत्वपूर्ण पूछनी है कि जब उर्दू और हिंदी हम दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं या एक सतह पे देखते हैं, तो एक कॉमन ज़बान जो हमारे सामने आती है जिसको दोनों समझ सकते हैं, जिसको दोनों सो कॉल्ड उर्दू वाले सो कॉल्ड हिंदी वाले समझ सकते हैं और किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन गैप की गुंजाइश नहीं होती है। तो वो जो नई चीज़ निकल करके आती है वो उसको संभवतः हिंदुस्तानी समझा गया है या कहने की कोशिश की गई है। तो हिंदुस्तानी के वजूद को स्वीकार करना कितना इम्पोर्टेंट है इन दोनों के मुसालमत के हवाले से? मैं आपके इस सवाल का जवाब, ठीक है आवाज मैं इस आपके सवाल का जवाब बाद में देता हूँ। पहले आपका वो सवाल कि जो इसका इतिहास रहा है हिंदी उर्दू विवाद का, उसकी कोई आज भी उसकी कोई रिलेवेंसी है, कोई प्रासंगिकता? और अगर प्रासंगिकता हो भी तो क्या उसको बार बार दोहराने से हमें लाभ की बजाय हानि ही सरजद हो रही है? मैं समझता हूँ उसकी प्रासंगिकता इस बात को समझने में है कि वो जो विवाद रहा और जो बहसें हुई और जो तर्क दिए जाते रहे हिंदी और उर्दू की लड़ाई में, उनके रहते इस समस्या का हल नहीं हो सकता। हिंदी और उर्दू जो है एक ही बुनियादी बोली से बनी हुई भाषाएं हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जितना विरोध हुआ उतना तो दो अलग अलग परिवार की भाषाओं के बीच भी नहीं होता है। तो ये क्यों कर हुआ? ये इसलिए हुआ कि ये सवाल राजनीति से उलझ गया। राजनीति ने हिंदी और उर्दू के सवाल को ऐसा उलझा दिया है कि उसका हल कहीं आसपास नजर नहीं आता है। मुश्किल हो जाता है इस पर एक सीमा के बाद इस पर बहस करना मुश्किल हो जाता, इतनी कटुताएं उभर आती हैं। 19वीं सदी में ये बहसें शुरू हुई, ये विवाद शुरू हुआ, और मैंने जो कुछ 19वीं सदी में जो भी इनका अध्ययन किया, मैंने देखा कि कितना ज़्यादा माने इसका राजनीतिकरण किया गया उस समय। और वो 19वीं सदी में जो राजनीतिकरण इसका किया गया, जो एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हुई और जो एक दूसरे को नहीं मानने की जिद पैदा हुई, एक दूसरे के वजूद को न मानने की जिद, वो 20वीं सदी में भी बदस्तूर जारी रही और आज 21वीं सदी में भी वही चीज़ चल रही है। इससे मैं एक ही नतीजा निकालता हूँ कि हिंदी और उर्दू के विवाद को सिर्फ भाषाई आधारों और तर्कों से हल नहीं किया जा सकता। इस देश की राजनीति बदलनी जरूरी है। जब तक इस प्रकार की राजनीति रहेगी जहां भाषाओं को नफरत की नज़र से देखा जाता है और वो नफरत असल में उनके बोलने वालों के प्रति होती है, तब तक इस राजनीति के रहते तो इस सवाल का हल होना मुश्किल है। और पहले कुछ और होता, आज और भी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ये जो एक तो ये मुझे कहना है कि हमें एक ऐसी राजनीति का इंतजार करना होगा देश में जो धीरे धीरे विकसित हो, जो लिबरल हो, जो एक दूसरे के प्रति उदार हो, एक दूसरे के अस्तित्व को समझने के लिए और साथ रहने के लिए तैयार। प्रोफेसर साहब, केवल राजनीति ही इसके लिए जिम्मेदार है क्या? हम सारे लोग मिलकर के भी तो एक मुसालमत कर सकते हैं कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम अपने दिल को इतना वसीय बनाएंगे कि हम दोनों से मोहब्बत एक साथ कर सकते हैं। क्या इस तरह से प्योरिटिनिज्म जो है उसको हम अख्तियार नहीं करेंगे?
ये एक बड़े लेवल पे अगर हम कर लें तो यथा प्रजा तथा राजा, पहले कहते थे यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होती वैसे प्रजा, लेकिन लोकतंत्र का तो हवाला ये है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसे प्रजा होती है वही वैसा ही राजा होता है, वैसे हम जैसे हैं वैसे ही हमारी राजनीति है। अच्छा, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, मैं आपके अगले सवाल पर आता हूँ। हिंदुस्तानी की आपने बात कही, दोनों के मिले जुले रूप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे उसका उन्वान का हिस्सा है जी। हिंदुस्तानी जुबान नाम की जुबान जो है वो न हिंदू बोलते थे न मुसलमान बोलते थे। हिंदी और उर्दू चला, और उर्दू का भी पुराना नाम रेख्ता और हिंदी था, लेकिन हिंदुस्तानी नाम भारतीयों का दिया हुआ नाम नहीं है, ये अंग्रेज लोग बोलते थे हिंदुस्तानी। और वो हिंदुस्तानी हिंदी को भी बोलते थे, उर्दू को भी बोलते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट में दोनों की पढ़ाई होती थी। ये और बात है कि अंग्रेज समझते थे कि हिंदुस्तानी वो अरबी फारसी वाली, उसको ज़्यादा वो समझते थे हिंदुस्तानी के तौर पर। लेकिन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानियों का दिया हुआ नाम नहीं है, अंग्रेजों का दिया नाम है। और वो अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए हिंदुस्तानी ज़बान सीखते थे और बोलते थे। बाद में हिंदुस्तानी शब्द का एक दूसरे अर्थ में प्रयोग गांधी जी ने किया। गांधी जी के सामने राष्ट्र की समस्या थी, राष्ट्र की एकता की समस्या थी, एक भारतीय राष्ट्रीयता का सवाल था उनके सामने। और हिंदू मुसलमान के बीच जो सांप्रदायिक विभाजन हो गया था 19वीं सदी से शुरू होकर 20वीं सदी में, उस विभाजन को वो दूर करना चाहते थे। वो भारत को एक राष्ट्र बनाना चाहते थे, और इसके लिए उनको लगता था कि हिंदू और मुसलमान भारत के ये दोनों एक जब तक नहीं होंगे तब तक ये एक राष्ट्रीयता नहीं बन पाएगी हमारी भारतीय। और उन्होंने हिंदी और उर्दू के फर्क को मिटाने के लिए एक रास्ता निकाला कि इसको न हिंदी कहा जाए न उर्दू कहा जाए, इसमें अरबी फारसी के भी शब्द हों और हिंदी और संस्कृत के भी शब्द हों, लेकिन वो इतने भी ना हो कि एक दूसरे को समझ ना सके। तो ऐसी एक जुबान जिसका नाम हिंदुस्तानी रखा जाए, ये गांधी जी का दृष्टिकोण था, और हिंदुस्तानी भाषा को चलाने की उन्होंने कोशिश की। और हम सब जानते हैं कि गांधी जी का यह जो प्रयोग था और यह जो प्रयत्न थे उनके, वो असफल हो गए, निष्फल हो गए। गांधी जी को कोई सफलता नहीं मिली। न उनको मुस्लिम साहित्यकारों की ओर से कोई, उर्दू के साहित्यकारों की ओर से कोई समर्थन मिला पूरे दिल से, और न उनको हिंदी साहित्य सम्मेलन वालों से कोई समर्थन मिला। और अंततः गांधी जी को तो इसी विचार के कारण हिंदी साहित्य सम्मेलन से निकाल दिया गया, जबकि वो उसके अध्यक्ष थे। लेकिन उनको अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ी इस हिंदुस्तानी के सवाल पर। तो वो तो चीज़ चल नहीं पाई हिंदुस्तानी का, और वो इसलिए उसकी कुछ साहित्यिक कारण भी हैं। आप भाषाओं की जो एकता है, हिंदी और उर्दू को हम कहते हैं कि वो एक ही भाषा है। बोलचाल के स्तर पर हिंदी और उर्दू बिल्कुल एक भाषा है, लेकिन इस बोलचाल की भाषा को हमने किसी मीटिंग में बैठ के नहीं बनाया। इसको गांधी जी या किसी अन्य नेता के निर्देश पर गढ़ा नहीं गया। ये इतिहास से हमें मिली है ये भाषा। इतिहास ने अपने आप हिंदी उर्दू के बोलचाल के एक रूप को विकसित किया। भाषाओं को आप कमरे में बैठ के मीटिंग से गढ़ नहीं सकते। हिंदुस्तानी के साथ बड़ी समस्या थी कि उसमें कितने अरबी फारसी के शब्द हों, उसमें कितने संस्कृत के शब्द हों। संस्कृत के शब्द जरा ज्यादा हो गए तो उधर से दिक्कत आएगी, आपत्ति आएगी। अरबी फारसी ज्यादा हो गई तो इधर से आपत्ति आएगी। लोग कहते थे ये तो जी हिंदुस्तानी के नाम पे उर्दू फिर से चला रहे हैं, ये तो जी हिंदुस्तानी के नाम पे हिंदी और संस्कृत फिर से चला रहे हैं। तो ये एक साहित्यिक कारण भी था कि किस अनुपात में शब्द मिले, ये सब तो मीटिंगों में बैठ के तय नहीं होता। एक भाषा को इस तरह से गढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए भी वो सफल नहीं हुए। लेकिन इसके साथ साथ उसका सफल न होना, एक राष्ट्र बनने की जो विचारधारा थी, एक राष्ट्र बने हम, उसकी भी असफलता और कमजोरी को ये दिखाता है। सर, तो जो भाषाओं की एक रूपता है, इन दोनों भाषाओं की एक रूपता है, उसको हम हिंदुस्तानी फिर से ना, यद्यपि प्रयोग असफल हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उसको हिंदुस्तानी के तौर पे कर सकते हैं, या वो और मजीद मुश्किलों को पैदा करेगी। और चीज, जैसे उदाहरण के लिए त्रैमासिक के लिए उन्होंने तिमाही शब्द का इस्तेमाल किया, तो उर्दू वालों ने कहा तिमाही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सेमाही करना चाहिए। मतलब एक जो है वो फारसी की ओर खींच रहा है, एक जो है वो
एक को चाहिए कि वो त्रैमासिक किया जाए और एक को चाहिए कि वो सेमाही किया जाए। तो वो ये कोई रास्ता फिर से निकालने की कोशिश हो सकती है क्या? इस देश में करोड़ों लोगों को अछूत बोलकर उनसे घृणा की जाती थी, उन पर अत्याचार किए जाते थे। इस स्थिति को बदलने के लिए गांधी जी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया। भक्त ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं। क्या इससे दलितों पर अत्याचार बंद हो गया? क्या इससे उनका अछूतपन खत्म हो गया? नाम बदलने से समस्या का हल नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात की सर ने। हम सैद्धांतिक लेवल पे कितनी भी महत्वपूर्ण बातें कर दें और स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करें, लेकिन एक बहुत नग्न सत्य हमारे सामने इस युग में है, इस अहद हाजिर में है, और वो ये है कि हमारी भाषाएं, उनका महत्व, उनका अस्तित्व, उनका प्रसार, उनका संकोच जो है वो बाजार से तय हो रही है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि हमारी भाषाएं जिसके बोलने वाले कम हों, फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा अगर सांस्कृतिक समृद्धि है, उसके बावजूद चूंकि बाजार में वो खड़ी नहीं हो रही है, इसलिए वो कमरंग हो जाए, वो संकुचित हो जाए, वो कम हो जाए या हत्ता वो मर जाए, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस युग का वो नग्न सत्य है। तो हमें इतिहास की चर्चा करते हुए, भाषाओं के भाषा वैज्ञानिक स्वरूप की चर्चा करते हुए, एकता की चर्चा करते हुए भी इस बात पर हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारी भाषाएं बाजार के कितने उपयुक्त हैं, या हमने उनको कितनी तकवियत बख्शी है, कितना ताकत दिया है कि वो बाजार में खड़ी हो सके। उनका अपना अर्थशास्त्र क्या है, उनका अपना इक्तिसाद क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए मैं प्रोफेसर पचौरी जी को दावत सुखन देता हूं, क्योंकि ये इस विषय पर के माहिर हैं और इस पे लिखते और बोलते रहे हैं। सर। शुक्रिया। पहले तो मैं रेख्ता वालों को जो ये आयोजन कर रहे हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। एक नए अनुभव से मेरा परिचय कराया। हम भाषा को लेकर के इस कदर लोग इकट्ठे हो जाएं, ऐसी सूखी सूखी बातें सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाएं, ये अपने आप में बताता है कि कोई एक चीज़ है जिसे लोग समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मगर एक समस्या ये है भैया कि भाषाओं का जितना नुकसान स्कॉलर्स ने किया है, उतना किसी दूसरे ने नहीं किया। मैं अखबारों में, हिंदी के अखबारों में कॉलम लिखता रहता हूँ। मेरे कई कॉलमों को उर्दू में भी छाप लेते हैं। वहाँ मेरी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं पता नहीं कितनी चीज़ें मिला के बात करता हूँ। और मेरी अपनी समझ ये है कि भाषा तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक कि मिलावट ना हो। ये जो शुद्धतावादी स्कूल है, ये जो पंडितों का स्कूल था और मौलवियों का स्कूल था, या उन शास्त्रियों का स्कूल था जो एक फारसी खूंटे से बांध देना चाहता था, एक संस्कृत वाले से बांध देना चाहता था, पब्लिक ने इन दोनों को अस्वीकार कर दिया। हिंदी में किसी पंडित के द्वारा निर्धारित जो व्याकरण है उसके हिसाब से कोई नहीं लिखता। तो मैं आ जाता हूं इस बात पे कि आखिर ये भाषा आ कहां से गई। मेरे एक स्टूडेंट थे जो कोरिया से हिंदी सीखने आए थे, और मैं भारत टाइम्स में कॉलम लिखता था, मजाहिया कॉलम था। तो एक दिन वो लेके आए और निशान पे निशान लगा रखे उन्होंने, और उसमें कई शब्द वो थे जो उर्दू में बोले जाते हैं। तो उनका सवाल था कि साहब ये हिंदी है या उर्दू है। जैसे कि मैंने 2-3 बार तरह शब्द का इस्तेमाल किया, समान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने शायद शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने सिलसिले शब्द, और उसने सारी अंडरलाइन, मैंने हर लाइन में एक शब्द था, मुझे भी ख्याल नहीं था कि ये उर्दू है। उन्होंने अचानक पकड़ा मुझे, कहा कि साहब ये हिंदी का कैसे हो गया। तो कोरिया तो एक ही जुबान है, वो मिक्सिंग है ही नहीं इधर उधर से कोई। चाइना से थोड़ा बहुत खतरा रहता है, जापानियों से खतरा रहता है, लेकिन उनका अलग हिसाब है, तो छोटा सा एक मुल्क है। और इधर मालूम पड़ा कि 1000 भाषाएं हैं, कब कौन काम आ जाए। तो मैंने उनको एक बात समझाई, मैंने भैया ये हिंदुस्तान है,
जिस हिंदी को हम पढ़ाते हैं वो कहने को हिंदी है, कहने को हिंदी है। कि साहब ये तो बड़ी समस्या है। बड़ा शुद्ध बोलते थे वो, किताबी एकदम, जैसे विदेशी लोग हिंदी सीख करके बोलते हैं, एकदम किताबी बोलते हैं, और हमारी प्रॉब्लम हो जाती है उनसे बातचीत करने में। वो एकदम प्योर घी डालते हैं और हम उसमें मिलावट करते जाते हैं। तो मैंने कहा कि यार हिंदुस्तान पता नहीं कब से, ये मैंने बताया उनको कैसे संस्कृत से पिंड छूटा, कैसे अपभ्रंश में आए, कैसे ये हुआ, कैसे वो, कैसे जनता ने अपनी भाषा बनानी शुरू कर दी, फिर कैसे पर्शियन अरबिक ये आए, किस तरह से ये मिक्सिंग शुरू हुई, और ये मिक्सिंग ही हिंदी को बना सकी है और कोई चीज नहीं बना सकी। मिलावट से हिंदी बनी है और मिलावट से ही उर्दू बनी है। और मैं इसकी, मेरे पास एक पूरी समझ है इसकी, माफ कीजिएगा मैं लंबे वो सूखी सूखी बातें नहीं करूंगा, कुछ थियोरिटिशियंस के नाम भी नहीं दूंगा। एक जमाना वो रहा है जब एमए हिंदी करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को इस बात पर नंबर कम दिए जाते थे कि उन्होंने उर्दू शब्द क्यों इस्तेमाल किए। अभी ऐसा नहीं है। अब समस्या कहां आ रही है कि अंग्रेजी के शब्द कूद पड़ते हैं, और ये शायद उर्दू में भी होंगे, हो रहा होगा वहां कि मालूम पड़ा कि जो शब्दकोश है छात्र का और टीचर का भी, वो थोड़ा कम हो गया, और चीजें कुछ ज्यादा फैली हुई हैं। तो उनको बताने के लिए वो कहीं से ले आएगा, वो पंजाबी से मार देगा, वो मराठी से मार देगा, वो फिल्मी गानों से मार देगा। कहने का अर्थ यह है कि जब कम्युनिकेशन का प्रेशर होता है, भाषा तब बनती है। भाषा, मसलन दो विद्वानों को बिठा दीजिए तो लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब बातचीत चलेगी, जब मैं और आप बातचीत करेंगे, तो एक तीसरी भाषा की बात, हम तीसरी भाषा में होंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर हम हिंदी को एक वचन कहेंगे तो गलत है, ये हिंदियां हैं। अगर हम उर्दू को एक वचन कहेंगे तो गलत है, वो उर्दुआ है, बहुत सारे उर्दू हैं। बिल्कुल सही बात है जी। एक रूप नहीं है। और आचार्य जी पहले भी ऐसा हुआ करता था, अपभ्रंश को वो प्राकृत लैंग्वेजेस कहते जी। थे, एक भाषा नहीं तो थी। एक तो ये है कि हम ये ध्यान दें कि ये जनता ने बनाया है, नेताओं ने इसे खराब किया है, पंडितों ने इसे और खराब किया है, और हमको आपस में लड़वाया है। मुझे खुद जाकिर हसन कॉलेज इवनिंग में, मैं जब दिल्ली कॉलेज था पुराना, तो स्टाफ काउंसिल की मीटिंग होती थी। मैं इसलिए थोड़ी एनेक्डोट बता रहा हूं कि थोड़ा लोग बोर होकर के होट न करने लगे। तो जब स्टाफ काउंसिल की मीटिंग होती तो जो मैं हिंदी बोलता था वो बहुत शुद्ध हिंदी थी। तो हमारे कई मित्रों ने कहा कि यार तुम इतनी गाढ़ी हिंदी बोलते हो, वो समझ नहीं आती है, थोड़ा सा मिला दिया करो। तो मैं बिल्कुल सड़क की जुबान में बातचीत करने, तो एकदम कम्युनिकेशन हो गया, और उसमें हमारा कोई भेद नहीं रहा। मैंने कोई बड़ा साहित्यकार उर्दू का या हिंदी का खांटी बोलेगा, खांटी लिखेगा, लेकिन अगर मास मीडिया में आप आएंगे तो उसमें मिलावट होगी। एक दूसरी बात, ये तो पुराने मुकदमे हो गए, उर्दू हिंदी के मुकदमे भी चलाए गए, लेकिन जनता ने सारे मुकदमे रिजेक्ट कर दिए। आज हिंदी में ये सवाल है नहीं, आज ये सवाल नहीं है कि उर्दू अलग है हमसे, सिर्फ स्क्रिप्ट का फर्क है। एक बड़ा फर्क है फॉर्म का, स्क्रिप्ट का। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक स्क्रिप्ट हटा देते हैं। हमने कहा नहीं भैया, स्क्रिप्ट पूरी एस्थेटिक्स होती है, हर स्क्रिप्ट का एक अपना सौंदर्य होता है। इसके अतिरिक्त मूल भाषा से उसका जो तो आप दो बने रहिए, आप तीसरी भी ले लीजिए, रोमन भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कंजूसी किस बात की, भाषा में भौतेरी है हमारे पास। मैं थोड़ा इस स्कूल का कायल हूं, और मेरी पिटाई भी होती रहती है, लेकिन मैं भी पीटता रहता हूं। एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि चूंकि हिंदी को लेकर के जब जब सरकार ने कृपा की और कोई मंत्री बोल गया और ठुकाई होने लगी, तो वो इसीलिए बोल गया कि ठुकाई हो, ताकि हम बटे रहे। जो तलवार साहब ने बात कही कि बांटने की राजनीति बड़ी बारीक होती है। अचानक कोई मंत्री बोल देगा, इसको कोई मतलब नहीं हिंदी भाषा से या उर्दू भाषा से, लेकिन बोल देगा कुछ, और कहीं से रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत से इसके काफी, मैं लगातार इनसे कंटेस्ट करता रहता हूं।
मगर एक चीज मैं बताता हूं आपको, हिंदी उर्दू के बिना लंगड़ी है और उर्दू हिंदी के बिना लंगड़ी है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप जरा बात करके देखिए। हिंदी में कविता के भीतर, तलवार साहब, पाती साहब, कविता के भीतर कोई बड़े से बड़े कवि हैं, इन दोनों एक शब्द गायब है, वो है समान। ये उपमा अलंकार का शब्द है, उपमा अलंकार है जिसमें संस्कृत में और हिंदी में भी, जिसमें समान शब्द के बिना या तो उसको कहिए या ये सोचिए इशारा कीजिए। इन दोनों एक ही शब्द चलता है, तरह, उसकी तरह, इसकी तरह। ये किसने गायब कर दिया? ये सिर्फ इसलिए गायब हो गया कि बातचीत में जो तरह शब्द के मानी हैं वो ज्यादा काम के हैं। उसकी भांति हम रूट पे जाएंगे, समान पे जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही हिंदी फिल्मों के गाने, आप जो गाने हैं जिनमें उर्दू शब्द आया हुआ है, अब जरा सा उसको कभी हिंदी में करके देखिए तो भाई साहब एक गाना नहीं बनेगा, एक गाना नहीं बनेगा। तो मेरा कहना यह है कि जो मास कल्चर है, जो पॉपुलर कल्चर है, जो फिल्म कल्चर है, मैं बड़े क्रूडली कहूंगा, या जो सीरियल कल्चर है, वो कम्युनिकेशन की कल्चर है। मैं एक आइटम से करोड़ों लोगों तक एड्रेस करना चाहता हूं। विज्ञापन की भाषा कम्युनिकेशन की भाषा है। उनका काम नहीं चलेगा अगर वो ज्यादा गाढ़ा डाल देंगे, वो 4 आदमियों की समझ में आएगा। उनको एक विज्ञापन से 50 करोड़ लोगों को एड्रेस करना है, इसलिए वो मिलावट करते हैं। एक और चीज चल रही है, मैं हिंदुस्तानी में सिर्फ हिंदी उर्दू नहीं मानता, अंग्रेजी को भी मैं हिंदुस्तानी में डाल देता हूं। और दूसरी बात, मैं अंतिम बात कह रहा हूं अपनी इस प्रसंग की, कि इस ठसक को थोड़ा कम करवा दीजिएगा। अगर कोई अंग्रेजी वाला विद्वान मिलता है तो बिना अकड़े, बिना गुस्सा किए उसको सिर्फ इतना कहो, भैया कि तू शेक्सपियर थोड़ा ज्यादा जानता है, मैं उर्दू वाला हूं, गालिब जानता हूं, तू गालिब जानता है। मैं हिंदी वाला हूं, मैं निराला को जानता हूं, तू क्या जानता है। इन दिनों अंग्रेजी में से किसी भी अंग्रेजी वाले विद्वान का काम बिना हिंदी उर्दू के नहीं चल रहा है। सारे अंग्रेजी विभागों में इन भाषाओं की किताबों पर रिसर्च होती है। अरे भैया क्यों? ना तू इसको जानता, ना पहचानता, और अंग्रेजी में ताने दे रहा है उसे। प्रॉब्लम कहां है? हमने ये मान लिया है कि इन भाषाओं में सिर्फ मनोरंजन हो सकता है, यानी फिल्म बन सकती हैं, गाने बन सकते हैं, गजलें कही जा सकती हैं, प्रेम की भाषा है, अब झगड़े की भाषा भी है यार। ये मास मीडिया ने क्या किया, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको भर दिया, और लगता है हमको कि ये एंटरटेनमेंट की भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी, जिसमें अंग्रेजी भी। तो मैं एक एडिशन कर रहा हूं जी, हिंदुस्तान में हिंदी उर्दू ही नहीं है जी, अंग्रेजी के भी घिसे हुए शब्द बहुत सारे हैं, काम चलाओ शब्द बहुत सारे, स्टेशन वगैरह। आप अगली बात पे चर्चा करें। अंतिम बिंदु कह रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है और वो होना है, अभी नहीं है, थोड़े दिन बाद हो जाएगा, कि जब हम सर्वे देखते हैं भाषाओं का तो बहुत सी स्टेट्स में हिंदी मातृभाषा 80%, लेकिन मैंने ये पाया कि उर्दू भाषा के भी फुटप्रिंट्स तमिलनाडु से लेकर के हर जगह तक है। तो अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो कहीं से रेजिस्टेंस होने लगता है, मैं उर्दू को भी पकड़ लेता हूं, मैं दोनों को इकट्ठा करके बात करता हूं तो ये परसेंटेज 70% से ज्यादा बैठ जाता है। यानी कुल भारत की आबादी का 70% हिंदुस्तानी में बात करता है, उसको बरतता है। बहुत इंपॉर्टेंट। और मीडिया भी इसी भाषा में चलता है, और मैं दैनिक अखबारों की भाषा को ही स्टैंडर्डाइज्ड भाषा मानता हूं, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रही है, पैसा कमा रही है। और यही हिंदुस्तानी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो 70% लोगों की ज़बान है। आप कुछ इस विषय में? बाजार के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, और मैं 100% मुत्तफिक हूँ जो पचौरी साहब कह रहे थे कि कम्युनिकेशन अपनी ज़बान खुद वज़ा करती है, बनाती है, और उसके लिए किसी बाहरी ताकत की ज़रूरत नहीं पेश आती है। मैं 2 इश्तहार की तरफ आपका जहन ले जाना चाहता हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा सुना जाता है। एक तो टाटा स्काई का इजहार है, वो इश्तहार है, और वो ये है कि इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अब एक तो जिस बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई कि अंग्रेज़ी भी उस हिंदुस्तानी में शामिल होती है, तो लाइफ झिंगा लाला, झिंगा लाला के अपने कोई मानी नहीं है।
लेकिन एक मीनिंगलेस वर्ड को किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी में मीनिंगफुल कुव्वत, पावर कहाँ से आता है, ये कम्युनिकेशन का अपना देन है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी इश्तहार की तरफ भी मैं ले जाना चाहूँगा, और कभी कभी कैसे मीनिंग नहीं कम्युनिकेट होता है उसकी तरफ। एक दूसरा इश्तहार है जो आपने यकीनन सुना होगा, एक सीमेंट का इश्तहार है, जंग रोधक सीमेंट। मैं सोचता हूँ कि काश इस दुनिया में ऐसा कोई सीमेंट बन जाए जो जंग रोधक हो, लेकिन वो जंग रोधक नहीं है, बुनियादी तौर पर जंग रोधक है, लेकिन वो जंग में तब्दील हो जाता है और वो जंग रोधक होता है। शुक्रिया आपका। प्रोफेसर पचौरी ने सामान्य भाषा की बात की जो कि बहुत नज़दीक है। इसके साथ ही इन्होंने मौलवियों और पंडितों को भी बड़े आड़े हाथों लिया। अब मैं सोचता हूं कि एक संस्कृत और फारसी दोनों का एक साथ तालिब इल्म होने के नाते अगर मैं कुछ न कहूं तो मुझे बहुत अपराध बोध होगा। भाषा केवल और केवल सामान्य बोलचाल के लिए नहीं होती है, यद्यपि उसका 90% हिस्सा, उसका 80% उसका जो कार्य होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। भाषा एक पूरी परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। और अगर उदाहरण के लिए अगर हम उर्दू पढ़ते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा रोज़न दरवाज़ा फारसी के लिए बाज होता है। अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो अपभ्रंश प्राकृत और संस्कृत के लिए दरवाज़ा बाज होता है। इसलिए हम पंडित बैशिंग या मौलवी बैशिंग करके कहीं ये तो नहीं कर रहे हैं कि वे शब्द, वे इस्तिलाहात जो कि हजारों हजार साल तक एक कॉन्सेप्ट में केंद्रित हैं और रूढ़ हो चुके हैं, उनमें वो ताकत है कि उन शब्दों को, उन भावों को बता दे। हम उनको आम भाषा के लिए उनकी बलि दे रहे हैं और हटा रहे हैं। इससे निश्चित रूप से हमारी जो अपनी जबान है वो कहीं न कहीं कमजोर होती है। ये ऐसा ही है जैसे कि किसी बच्चे को दूध न पिलाया जाए कि इसको तो हजम ही नहीं होगा, तो उसको हजम होगा, हाजमा ठीक होगा या नहीं, लेकिन उसकी हड्डियां जरूर कमजोर हो जाएंगी। और आपने खुद बताया कि अंग्रेजी के बहुत सारे अल्फाज जो हैं उनको लाना पड़ रहा है, जायगुज़ीन करना पड़ रहा है। इसका कहीं ये तो कारण नहीं है कि हमने हमारे पूर्वजों ने हमारे इतिहास में जिन शब्दों का जीवंत उपयोग होता रहा है उनको असमय मार करके, असमय हटा करके और हमने इनको जायगुज़ीन किया। यद्यपि इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ये मैं अपने अपराध बोध को हटाने के लिए कहा। जो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात जिस पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर बाजार पर हम एक बार आएंगे क्योंकि उस पर विशेष चर्चा नहीं हो पाई है। मैं ये उर्दू और हिंदी के विवाद के इतिहास के बारे में चर्चा की हमने, वर्तमान के बारे में भी चर्चा की, लेकिन इन दोनों भाषाओं को, दोनों शैलियों के भविष्य का जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा खतरों से भरा हुआ है। हमारे विद्वत्तापूर्ण चर्चाओं से शायद उनका हल न निकले। उनका हल इससे निकलेगा कि हम कितना उनको महत्व देते हैं। हम अपनी मातृभाषाएं, ये हमारी मादरी ज़बानें हैं हिंदी या उर्दू, हम उनको कितना महत्व देते हैं। कहीं दूसरे चीज़ों के चकाचौंध में हम केवल उनकी बातें तो नहीं करते हैं और उनको कोई कानूनी महत्व नहीं दे रहे हैं, या कानून में लिख करके हम उसका पालन नहीं करते हैं। तो उनका संवैधानिक अधिकार क्या है जिसके आधार पर उनका भविष्य सुनिश्चित होना है। तो मैं प्रोफेसर तलवार से, जो कि इस विषय के आलिम हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि हिंदी उर्दू के संवैधानिक अधिकारों के पस मंज़र में इन भाषाओं का भविष्य क्या है, खासकर उर्दू का। असल में तो उर्दू के साथ यही सवाल सबसे बड़ा है कि उसके संवैधानिक अधिकार क्या हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको हमें देखना चाहिए वास्तविक रूप से। मैं फिर कहूँगा कि राजनीति ने इन्हीं सवालों को बहुत उलझा रखा है और वो पुराने तर्क जब तक हम करते रहेंगे, पुरानी बहसें करते रहेंगे, ये हल होने वाला नहीं है। उर्दू को एक नेता हुए हमारे देश में, कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री भी बने थे, उन्होंने कहा विदेशी भाषा है उर्दू। अब इस अज्ञानता का क्या इलाज हो कि इतना बड़ा नेता बोल रहा है कि उर्दू विदेशी भाषा है। लेकिन उसने जो बात कही, और वो चूंकि बड़े नेता थे तो प्रेस में आ गया, हजारों लाखों लोग यही समझते हैं। बहुत से लोग
अपनी अज्ञानतावश यही समझते हैं कि उर्दू विदेशी भाषा है। उर्दू विदेशी भाषा नहीं है। उर्दू संस्कृत परिवार की भाषा है। वो भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। उसका व्याकरण भारतीय भाषाओं का व्याकरण है। निश्चित रूप से। उर्दू को आप, बहुत से लोग समझते हैं उर्दू में क्या है, ये खाली इश्कबाजी की शायरी है और सामंती ढंग की ईरानी तरह की चीजें हैं। ये गलत धारणा है उनकी। उर्दू में महान जनवादी साहित्य लिखा गया है। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई का उर्दू से बहुत संबंध है। हमारे देश में जो शहीद चढ़ते थे फांसी की तख्तों पर देश के लिए, वो सब जो गीत गाते हुए चढ़ते थे फांसी पर, वो सारे उर्दू के कवियों ने लिखे हुए हैं, उर्दू की भाषा में लिखा हुआ है। तो इसलिए ये समझना बहुत गलत है। उर्दू में की महान सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जनवादी साहित्य है, उसमें ज्ञान विज्ञान का साहित्य है। और सर मुझे लगता है कि स्वयं उर्दू वाले, जो सो कॉल्ड उर्दू वाले, क्योंकि हिंदी वाले भी अंततः उर्दू वाले ही हैं, इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उर्दू जो है दुख्तरे ज़ेबाए ज़बान फ़ारसी है, फ़ारसी भाषा की सुंदर बेटी। लेकिन उसका सारा साख्तार, सारा सिंटैक्स और 90% से ज़्यादा जो क्रियाएं हैं वो उन्हीं अपभ्रंशों से निकली हुई हैं जिससे हिंदी निकली हुई है। तो ये इसको जानना कितना इम्पोर्टेंट है। उसका बिल्कुल, उसका व्याकरण खड़ी बोली का व्याकरण है। खड़ी बोली के दो साहित्यिक रूप हैं, हिंदी और उर्दू। दोनों बुनियादी रूप से एक ही भाषा है। भाषा में अंतर तब आता है इसमें जब हम उसको लिखना शुरू करते हैं। उर्दू और हिंदी की समस्या को मैं बहुत सरल और सपाट नहीं बनाना चाहता। उसके बोलचाल के रूप में कोई समस्या नहीं है। आप हिंदी बोल रहे हैं कि उर्दू बोल रहे हैं, आप कभी नहीं जानते हैं। जो भाषा आप बोल रहे हैं उसको हिंदी भी बोल सकते हैं, उर्दू भी। अरबी फारसी शब्द तो हमारे देश के इतिहास का अभिन्न अंग बन चुके हैं। बहुत से अरबी फारसी शब्द, इन शब्दों के बिना आप हिंदी बोल ही नहीं सकते। बहुत से ऐसी वाक्य आपको मिलेंगे। मैं आपको उदाहरण के लिए कहूँ, कमर में दर्द है। आप कमर में दर्द है, ये दोनों शब्द जो है फारसी के शब्दों से मिलकर बना वाक्य है। आप इसको किसी तरह से दूसरी तरह से बोल दीजिए हिंदी में, हमारा चैलेंज है। आप कोशिश करेंगे तो आपकी हंसी उड़ेगी, आपका मजाक उड़ेगा। आप जैसी हिंदी अगर उसकी कोशिश करेंगे, उसका कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ एक ये वाक्य नहीं है, डॉक्टर साहब दवा दे दें। डॉक्टर और साहब और दवा तीनों ही दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, अंग्रेजी से और फारसी से। तो आप बोल ही नहीं सकते हिंदी अरबी और फारसी शब्दों के बिना। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। और उर्दू भाषा खड़ी नहीं हो सकती खड़ी बोली के व्याकरण के बिना। तो ये चीजें जानने समझने की है। दुर्भाग्य से हम एक दूसरे का विरोध करना तो बहुत जानते हैं और नफरत करना बहुत जानते हैं, लेकिन एक दूसरे को जाने बिना, एक दूसरे को समझे बिना। हिंदी और उर्दू का जो सवाल है, इसी कारण से हम उर्दू के संवैधानिक अधिकारों के प्रति एकदम कठोर हो जाते हैं कि उर्दू को संवैधानिक अधिकार क्यों दिया जाए। उर्दू एक बोलचाल की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, लिखित भाषा के सवाल है, लिखित भाषा का। उर्दू एक लिखित भाषा के रूप में हमारे देश के एक बड़े हिस्से की मातृभाषा है। आप इस देश में तमाम भाषाओं को अधिकार देंगे और एक इतने बड़े हिस्से की मातृभाषा को कोई अधिकार नहीं देंगे, ये कैसे हो सकता है? तो ये चीज समझने की है कि वो एक लिखित भाषा के रूप में इस देश के लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। उसमें किताबें लिखी जाती हैं, उसमें पढ़ाई होती है, उसमें अखबार निकलते हैं, ये तमाम चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। आप इतने लोगों की भाषा को वही अधिकार दें कृपया जो आपने भारत की दूसरी भाषाओं को दी है। उर्दू के संवैधानिक अधिकार का सवाल महत्वपूर्ण है। और हमारे कलीग थे और हमारे उस्ताद भी थे, वो मोहम्मद हसन साहब, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि उर्दू के संवैधानिक अधिकारों का क्या मतलब होता है। सबसे पहले उर्दू में जो पढ़ने लिखने की सुविधाएं हैं वो सबको मिलनी चाहिए। जो भी उर्दू पढ़ना चाहता है स्कूल में, कॉलेज में, उसको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। उर्दू में अखबार, पत्र पत्रिकाएं, किताबें वगैरह निकालने के लिए जो सुविधाएं सभी भाषाओं को मिलती है वो मिलनी चाहिए। इसमें से कई संवैधानिक अधिकार लागू हैं, लागू भी हैं,
लेकिन इस संवैधानिक अधिकारों के सवाल को कुछ उर्दू के नुमाइंदों ने, कुछ हिंदी के नेताओं ने बहुत उलझा रखा है। बहुत सारे इलाकाई ज़बान का सवाल, राजभाषा का सवाल वगैरह वगैरह के रूप में बहुत बड़ी सवाल जो है खड़े किए गए हैं। लेकिन बुनियादी बात है कि हिंदुस्तान में लाखों लोगों की मातृभाषा है और वे इसे अपनी पहचान भी समझते हैं। उर्दू इस्लाम की पहचान नहीं है, लेकिन इस्लाम को मानने वाले लोगों ने उसको अपनी पहचान बनाया है। तो पहचान कई स्तरों पर होती है। सैयद अहमद साहब जब इंग्लैंड गए पहली बार और उनसे उनका परिचय पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान कहने का तो कोई मतलब भी नहीं, आपसे कोई धर्म नहीं पूछ रहा था आपका। लेकिन वो उन्होंने बताया कि वो इराकी या ईरानी या अफगानी मुसलमान नहीं है, वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। ये उनकी पहचान है। तो पहचान कई स्तरों पर होती है। एक स्तर ये हुआ कि हिंदुस्तानी मुसलमान है, लेकिन भारत में बहुत सारे अलग अलग प्रांत हैं, तमिल है, आंध्रा है, पंजाब है, तो सबके मुसलमान भी एक नहीं है। पूछने पर पता चलता है कि मैं पंजाबी मुसलमान हूँ, मैं तेलुगु मुसलमान हूँ, मैं तमिल या मैं बंगाली मुसलमान हूँ। तो अलग अलग स्तर पर उनकी भाषाएं हैं, अलग अलग स्तर पर उनकी पहचान है। तो जो उर्दू भाषी लोग हैं, जो खासकर हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, वही उर्दू भाषी क्षेत्र भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वही उर्दू भाषी क्षेत्र है, वो कोई और अलग नहीं है। आप आंध्र प्रदेश में तेलुगु को हटा के हिंदी नहीं ला सकते, और नहीं आप जो है केरल में मलयाली को हटाकर उर्दू ला सकते हैं। ये समझना दोनों के लिए बहुत भ्रामक होगा। लेकिन हिंदी भाषी प्रदेश जिसको आप कहते हैं, वो उतना ही उर्दू भाषी प्रदेश भी है, और इस प्रदेश में उर्दू को वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जो हिंदी को मिले हुए हैं। ये इनके संवैधानिक अधिकार के बारे में मेरी एक सामान्य धारणा है। आपकी चर्चा से एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आया जो मैं पूछ लेना चाहता हूं कि संभवतः समस्या वहाँ है क्या जब हम किसी लिसानी तारीफ को, हम अपने लिंग्विस्टिक आइडेंटिफिकेशन को रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन के साथ जोड़ देते हैं और जोड़े रखना चाहते हैं। क्या समस्याएं, यद्यपि हम समस्याओं पर की रिपीटिशन या उसमें उसके लिए यहाँ एकत्रित नहीं है, लेकिन फिर भी मूल समस्या कहीं ना कहीं ऐसा है क्या कि हम दीनी और लिसानी दोनों तारीफात को एक कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं? ये किसी हद तक के आपका सवाल माकूल है, क्योंकि ये हमने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखा। मैंने अभी जिक्र किया था कि सर्बिया में भी हमने इसी तरह की स्थिति देखी है। जब भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं जी। लेकिन आप इससे पहले, यानी आप अगर 19वीं सदी और 20वीं सदी तक के दौर को देखें तो उस तरह का कोई डिवाइडिंग लाइन था नहीं। हमारे पास उर्दू के जो बड़े राइटर्स हैं उनमें मुस्लिम या गैर मुस्लिम होने की कोई शर्त नहीं थी। बड़े राइटर्स ज़्यादातर वो थे जो गैर मुस्लिम थे। प्रेमचंद ने कहानियों का सिलसिला शुरू किया, कृष्णचंद एक बड़ा नाम है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन शायद हमारे अपने चश्मे बदल रहे हैं और उसका नंबर बदल रहा है, और हम चीज़ों को अलग अलग तरह से देखने लगे हैं। तो इसका क्या तरीका हो सकता है? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये कन्फ्यूजन ना हो, दीनी जो भाषिक पहचान है उसको धार्मिक पहचान से अनिवार्य रूप से जोड़ करके न देखा जाए। किस तरह से शिक्षित किया जाए, सेंसिटाइज किया जाए समाज को? जी देखिए, भाषा किसी भी एक रिलीजन के साथ नहीं जुड़ सकती। कोई भाषा जुड़ ही नहीं सकती, क्योंकि भाषा कम्युनिकेशन के भीतर है, और वो जो कम्युनिकेट करती है वो किसको कम्युनिकेट कर रही है उसका पूरा दुनिया होती है। इसलिए उसको सिर्फ धर्म के भीतर संकीर्णता से नहीं बांधा जा सकता। वो जो शुद्धिकरण वाला स्कूल था ना, कि एक संस्कृत के खूंटे से पंडित मानना चाहता था कि भैया उर्दू का कोई शब्द आने नहीं दूंगा, ऐसा भी स्कूल था कह रहा था बोलियों का शब्द भी नहीं आने दूंगा। उर्दू में भी ऐसा स्कूल था जो कह रहा था कि कोई और दूसरा शब्द ना आए, यही आएंगे। ये दोनों रिजेक्ट हो चुके हैं। मैं एक दो बात और कहना चाहता हूँ, थोड़ा जी जरूर, आगे के लिए थोड़ा सोच लिया जाए।
देखिए, थोड़ा सा हमें अंग्रेजी से सीखना चाहिए। इन दिनों वो अपने को बेचने में लगी है और तरह तरह से बेच रही है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी भाषा वो नहीं है, वो तीसरे नंबर की भाषा है, लेकिन पैसा बहुत है। तो आपको हिंदुस्तान में 30 दिन में अंग्रेजी सीखें, 10 दिन में अंग्रेजी सीखें, पता नहीं कैसे कैसे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं और बाकायदे उनके पैकेजेस हैं उनके बाकायदे टेम्पलेट्स हैं और अवेलेबल हैं वो सारे के सारे। लेकिन हमने आज तक ना ये कहीं इश्तहार देखा कि उर्दू 10 दिन में सीखें, ना ये देखा कि हिंदी 10 दिन में सीखें। अब ये तो हमारा ही किया हुआ है ना। अगर हिंदी उर्दू क्षेत्रों के स्टेट्स को मिला दिया जाए, स्टेट्स को, तो ये लगभग 10 तो वो हैं जो डोमिनेंट हैं, जिनमें यूनियन टेरिटरी भी आ जाती है। उसके अलावा और बहुत से हैं। सब स्टेट्स के पास में, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक आध चुग्गा डाल देते हैं भाषाओं को, तो सब स्टेट्स के पास में, आप यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, सबके पास में एकेडमीज है और उनके 50 करोड़ 100 करोड़ बजट है। वो क्या करते हैं, 2-4 सेमिनार करा दिए, खाने पर ज्यादा खर्च करते हैं, भाषा पर 5%, और इनाम दे देते हैं कि भैया इसको हमने मैथिली शरण गुप्त कर दिया तो उसको हमने गालिब कर दिया। इन सारी स्टेट्स अगर ये मिल जाएं और 10%, ये मैं कहता हूं 1% भी लोगों से कहें कि भैया रोज का 1 रुपया दे दो, 1 रुपया साल का दे दो, और स्टेट्स के पास फंड्स की कोई कमी नहीं। अगर ये सारे मिल करके ऐसी कमेटियां बना दे जो टेम्पलेट्स डेवलप करें कि भाई 10 दिन में बंगाली सीखो, और 10 दिन में तमिल सीखो, 10 दिन में उर्दू सीखो, 10 दिन में हिंदी सीखो, तो जो विदेशी आता है, जिसकी गरज हिंदुस्तान में इसलिए पड़ रही है आजकल कि यहां मार्केट बहुत बड़ा है और मार्केट ड्रिवन उनकी इकोनॉमी है और मार्केट ड्रिवन हमारी भाषाएं हैं। मतलब एक विज्ञापन जो हिंदुस्तानी में होता है वो 50-60 करोड़ लोगों को सीधे एड्रेस कर रहा होता है, सस्ता है और मैक्सिमम उसकी कमाई है। हम उस मार्केट की वजह से अंग्रेजी को छकाए हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी का बहुत बड़ा मार्केट है, और हमने छकाया इसलिए भी है कि अंग्रेजी के भी कुछ शब्द उधार ले लिए हैं। हिंदी में आज भी ऐसा एक बड़ा स्कूल है, मैं नाम न लूंगा उस संगठन का, जो अभी भी खांटी हिंदी चाहता है। वही डिवाइडर भी है। उसे बड़ी आपत्ति होती है कि हम उर्दू के 2-4 शब्द बोलें या उर्दू के 2-4 शायरों के शेर बोल दें, दिक्कत है। लेकिन ऐसे लोगों को आगे मैं तो जरूर बोलता हूं, क्योंकि वो एक रवाना। तो बात क्या है कि जो हमारी ताकत है वो है कि हम ग्राहक हैं एक चीज के, एक उपभोक्ता वस्तु के, एक ब्रांड के, और ब्रांड बनाने वाले वे हैं। हमने इसको रिवर्स करके कभी नहीं देखा कि ताकत हमारी भी है, हम जो डिमांड करेंगे वो मिलेगा हमें। तो मेरा कहना यह है कि यदि हम ऐसे टेम्पलेट्स, हमारे सारे विद्वान बड़े बड़े, मैं भी छोटे मोटे कलम घसीट हूं, जो व्याकरणाचार्य हैं, जो बहुत बड़े पंडित हैं, वो एक ऐसा पैकेज बनाएं कि 100-200 वाक्य हो। रैपिडेक्स हिंदी स्पीकिंग कोर्स क्यों नहीं हो सकता? रैपिडेक्स उर्दू स्पीकिंग कोर्स क्यों नहीं हो सकता? हो सकता। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई बता दे भैया 10 दिन के भीतर तू इतना जान जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, किसी के पास नहीं है। तो एक तो ये मेरा कहना है। एक दूसरा कहना यह है कि सारी एकेडमीज भंग कर दीजिए साहब, इनको खत्म करिए, और इनका जो फंड है इकट्ठा करके एक बड़ा कमीशन बनाइए जो भारतीय भाषाओं की चिंता करे। सिंपल।
और बहुत बड़ा बजट होगा ये, बहुत अच्छा। इतने विद्वानों की जरूरत होगी, शायद उसकी कमी पड़ जाएगी। आप कमीशन बना दीजिए जो उनके शब्दकोशों को तय करें, नए शब्दकोश क्या आ रहे हैं, अंग्रेजी कितनी आए कितनी ना आए, कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पूरे साल एक कमीशन बनाई रखती है जो तय करती है कि किस किस बोली के शब्द ज्यादा बोले जा रहे हैं, उनको हम अंग्रेजी में ले लें। वो ले लेते हैं, हम कुछ नहीं करते। पब्लिक ले रही है, हमारी जनता ले रही है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि तेरी डिक्शनरी में ये शब्द और आ गए, तू इनको भी बोल, ये ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि एजेंडा भाषाएं, एक स्कूल ऐसा भी है जो डराता है कि रोज की भाषाएं मर रही हैं। यूएनओ वाले कह रहे हैं कि अगर उस भाषा को बोलने वाला ना होगा तो भाषा खत्म हो जाएगी। सही बात है। तो मैं उनसे कहता हूं कि यार 50, 60, 70 करोड़ हिंदुस्तानी बोलते हैं, यार बम भी मारोगे तो भी बचे रहेंगे। जैसे माओ ने कहा था ना कि अगर अमेरिका बम भी मार देगा तो आखिरी आदमी चीन का बचा रहेगा, ऐसे हिंदुस्तान में। तो इतनी बड़ी आबादी में हम इतने दीन इसलिए हैं कि हमने उस एजेंडे को सोचा ही नहीं है जो बनाया जा सकता है। बिल्कुल। बाजार के बड़ा होने के बावजूद हमने अपनी भाषाओं को उन बाजारों के लिए अनिवार्य नहीं बनाया। सर, आप कुछ इस विषय में? ये बहुत अहम मौजू है और इस पर थोड़ी और गुफ्तगू की ज़रूरत यूँ पेश आ रही है। बिल्कुल। कि अगर हम बाज़ार से डिक्टेट होते रहे, जो आमतौर से तो एक ट्रेंड आया है, क्योंकि एक तो ये सूरत बन रही है कि हम ख़रीदार हैं, इसलिए मार्केट हमारे पास आता है, लोग हमारे पास आते हैं, लिहाजा हम अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं। लेकिन आप उन लोगों की भी सोचिए जो कबायली ज़बानें बोलते हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो दूर दराज के इलाकों में पड़े हुए हैं। अगर हमारी सारी उसूल बाज़ार से जोड़कर बनाए जाएंगे, मार्केट से जोड़कर बनाए जाएंगे, तो उन ट्राइबल्स का क्या होगा जिनकी ज़बानें बहुत महदूद हल्के में बोली जाती हैं, बहुत छोटे से सर्कल में बोली जाती हैं, जिनका कम्युनिकेटिव ग्रुप बहुत छोटा सा है। तो उनकी चिंता करने की आवश्यकता होगी और इसलिए हमें पूरी कोशिश होनी चाहिए कि बाज़ार हमें डिक्टेट ना कर रहा हो। यकीनन बाज़ार एक इन्फ्लुएंसिंग पावर है, लेकिन इस हद तक ना हो, क्योंकि जब एक ज़बान मरती है तो उसके साथ एक तहजीब भी मरती है। पूरी इकोलॉजिकल जो उनकी जो फोक नॉलेज है वो ख़त्म होता है। अंडमान निकोबार में कुछ कबायली रहते हैं, कुछ ट्राइबल्स रहते हैं। इसमें एक ज़बान बोली जाती है जिसका नाम जरवा है, और रोज़ जरवा के स्पीकर्स की तादाद अगर रोज़ अतिशयोक्ति है तो आप महीने में आप मान लें या 2 महीने में मान लें कि एक स्पीकर ख़त्म होता है, और एक स्पीकर के मर जाने से वो ज़बान और नैरो होती चली जाती है और उसका सर्कल, कम्युनिकेटिव सर्कल महदूद होता जाता है। तो मुझे तो पहले ये पॉलिसी मेकर्स की को सोचना चाहिए कि ऐसे उसूल बनाए जाएं, जैसा सर ने अभी फरमाया कि सारे एकेडमीज़ ख़त्म किए जाएं और उनके पैसे ऐसी जगह लगाए जाएं जहां तमाम लैंग्वेजेस पर पूरे तौर पर यकसा तौर पर काम किया जा सके। शुक्रिया। एक जहद होकर के काम करने की ज़रूरत है। हमारी चर्चाओं से ये निकल कर के आ रहा है कि शायद हम अपने असली रकीब को पहचानने में हरासा हैं और हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। जिस वैश्वीकरण के नाते हमारी भाषाएं मर रही हैं, जो कबायली ज़बानों की बात आपने कही, हर हफ्ते एक ज़बान मर रही है, इतनी तेज़ी से मर रही है, तो उस वैश्वीकरण का जो प्रतिनिधि भाषा है, जो अंग्रेज़ी है, और अभी एक रिपोर्ट निकला था कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 साल में भारत में एक ऐसी ज़बान जायगुज़ीन हो जाएगी जो कुछ अंग्रेज़ी जैसी होगी, क्रियोलाइज्ड इंग्लिश होगी, और उसमें अंग्रेज़ी के बहुत सारे शब्द रहेंगे, साख्तार सिंटैक्स शायद हमारी ज़बानों का हो जाए। तो इस तरह का ख़तरा हमें दरपेश है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या उस हमारी भाषाओं में वो शक्ति है, या हम इस ख़तरे के लिए तैयार हैं क्या कि जो अंग्रेज़ी हमें उखाड़ने पर आमादा है, हम किस तरह से अपने भाषाओं को तक़वियत दे सकते हैं, ताकत दे सकते हैं उसका सामना करने के लिए? जी। देखिए, एक तो होता है कि आदमी डर के शुरू करे कि खतरा है। ये खतरे की पॉलिटिक्स बहुत भयानक है। इन दिनों डर की राजनीति ही चलाई जा रही है। पहले डरा, फिर कंट्रोल कर, डिसिप्लिन, पहले पनिश कर,
तो डिसिप्लिन अपने आप हो जाएगा। पूरे मुल्क में चल रही है। अब जो डर गया गब्बर के हिसाब से, वो तो इसको थोड़ा रिवर्स कर लें हम कि नहीं डरते। जी। अंग्रेजों ने तो डर ही बेचा कि तुम तो असभ्य हो, फुवड़ हो, हम तुम्हें सभ्य बनाने आए। व्हाइट मैन्स बर्डन पूरा का पूरा हुआ। अभी तक कह रहे हैं हम तुम्हें सभ्य बनाने, अभी भी आ रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं और कह रहे हैं हम तुम्हें सभ्य बना रहे हैं, अभी भी कहते रहते हैं। तो ये खतरा है अंग्रेजी का, बहुत से लोग कहते हैं इस बात को। और इसमें मैंने पाया है कि वे लोग जो शुद्धतावादी हैं भाषा के, जो संस्कृत के शुद्धतावादी हैं, और जो कल्चर और पॉलिटिक्स करते हैं शुद्धतावाद की, उनकी प्रॉब्लम यह है कि अगर मिलावट हुई तो उनकी दुकान, तो जिसकी दुकान बंद करती है मिलावट ज्यादा कर, ये मेरी रीति होगी, मेरी नीति होगी। मैं रणनीति यहां से शुरू करूंगा कि कोई मुझसे कह रहा है शुद्ध बोल, तो जैसे बच्चा जिद करता है ना, तो अशुद्ध बोलता है चढ़ाने के लिए। तो अशुद्धता में एक वैल्यू है। दुनिया की कोई भी संस्कृति अपने में बंद और शुद्ध नहीं है। दुनिया की कोई भी भाषा अपने में बंद और शुद्ध नहीं है, वो मिलावट से ही डेवलप होती है। बाकी का दूध में मिलावट मत करो, रोटी में मिलावट मत करो, खान पान में मिलावट मत करो, मगर यहां तो होना ही होना है मिलावट। और ये मिलावट इसकी वैल्यू है। कोई क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती बिना मिलावट के। एक दूसरी बात, ये जो डर है अंग्रेजी का कि खा जाएगी, ये तब तक था जब तक अंग्रेजी को हमने मिलावट में नहीं डाला था। अगर हम शुद्धतावादी होंगे तो हमारी भाषा मरेगी। संस्कृत, पर्शियन हिंदुस्तान में पंडितों की भाषा, विद्वानों की भाषा है, खासकर संस्कृत। विद्वान आ गए, शुद्ध बोलते रहे, अशुद्ध को गड़बड़ कर दिया, हट जा, तो शुद्धतावादी कितने रह गए? तो जनता ने दूसरी भाषा बना ली। एक पूरा का पूरा, आप तो मेरे से कहीं ज्यादा संस्कृत के अच्छे हुए हैं जी, और कई अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे बता दीजिए। केदारनाथ सिंह जी की एक कविता है, बाघ शेर, पाणिनि वाला। तो उसमें यह होता है कि साहब पाणिनि जी अपनी कुटिया में बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं, अचानक बाहर से एक आवाज आती है, तो उनके मुंह से निकलता है अशुद्ध, एकदम अशुद्ध बोलते हो। उसके बाद में कविता खामोश हो जाती है। कहते हैं कि भाई इसके बाद हमें किस्सा नहीं मालूम क्या है। ये कविता मैंने पढ़ी तो मैंने एक संस्कृत के पंडित जी से पूछा जी, मैंने, भाई साहब ये बताओ कि क्या वो पाणिनि थे कि हाँ किस्सा है कि जैसे ही शेर बाहर दहाड़ा तो पंडित जी बोल पड़े अशुद्ध। उसके बाद में शेर ने क्या किया होगा? किंवदंती, इसलिए खामोश है, किस्सा आगे बढ़ता ही नहीं। तो आप तो अशुद्ध बोलोगे उसे, इतनी देर में वो आपको निपटा देगा। तो जो है सो शुद्ध है। अगर व्याकरण से बांधोगे तो वो 5 पंडितों की भाषा रह जाएगी। अगर निर्बंध है भाषा, जैसे अभी भी लोग कहते हैं हिंदी का व्याकरण नहीं है, अबे नहीं है तो नहीं है यार, क्या बात हो गई इसमें? हुआ क्या? अरे जिन्होंने व्याकरण बना लिए वो बंद गए उसमें, फिर भी टूट गया वो व्याकरण। तो व्याकरण तो टूटने के लिए ही होता है, इसलिए इसको ऐसे ही चलने दीजिए। जिसमें अगर अंग्रेज, देखिए एक बहुत बड़े थियोरेटिशियन हुए जर्मनी में, उनका कहना यह था कि जो भाषा मरती है या जिसको खतरा होता है वो दूसरी भाषाओं से उधार लेती रहती है। जैसे कि हम विटामिन उधार लेते रहते हैं। बॉडी कमजोर है, एनर्जी चाहिए, मर जाएगी, इम्यूनिटी कमजोर है, तो हम दवाएं लेते हैं। भाषाएं भी ठीक इसी तरह से रणनीति बनाती हैं, अपने आप करती रहती हैं कि यार मर रही है तो ले ले अंग्रेजी से। तो अंग्रेजी से चूंकि ले लिया, थोड़ी अशुद्ध बना दी, तो अंग्रेजी हावी नहीं हो सकती। ऐसा मेरा मानना। ऐसा लग रहा है कि आप वो जो जिसकी आशंका है, जो जिसको आप निर्मूल समझ रहे हैं, कि जो अगर अंग्रेजी की शैली, अंग्रेजी बहुल शैली, क्रियोलाइज्ड शैली सब्स्टिट्यूट हो जाए गुजीन हो जाए, तो वो क्या हमारे लिए स्पृहणीय होगा क्या? क्योंकि आपने जो अशुद्धता की बात कही, अशुद्ध भाषा में अशुद्धि होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वही अशुद्धि भाषा में मान्य होती है जो सारे लोग एक साथ करने लगे। गलतुल आम सहीहुल आम, वबाल जो है वो बहुत सारे लोग कहते रहे सही, लेकिन बवाल लोग बोलते हैं और वो करेंसी में आ गया है। तो हम
जानबूझ करके अशुद्धता को आमंत्रित करना एक चीज है, और घिस पिट करके निरंतर लोगों के की बोली में आकर के अशुद्ध भी शुद्ध बन जाए, ये दूसरी स्थिति है। तो वो क्रियोलाइजेशन जिसके आने से हमारे मुहावरात, हमारे वे इस्तिलाहात जिनमें हजारों साल सैकड़ों पीढ़ियों के अनुभव गुथे हुए हैं, वो जा रहे हैं। ये खतरा नहीं है? नहीं, जो फातिही साहब ने कहा था, एक संकेत दे दिया था उन्होंने कि जो हमारा जो मोबाइल है उसमें जो भाषा है, जो हमारे सोशल मीडिया में भाषा है, वो भाषा संकेतों की हो गई है, इमोजीज की हो गई है, अब तो शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते। तो ये इसलिए नहीं हो रही है कि अंग्रेजी ने मार दिया है, ये इसलिए हो रही है कि हम इसे देखते रहते हैं, कान में लगाए रखते हैं, हम आपस में बात नहीं कर रहे होते, इसी से बात कर रहे होते हैं। जब जब कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशनल यानी कम्युनिटी जो एक दूसरे के साथ बैठ करके चर्चा करें, बात करें, ये खत्म हो रहा है। आदमी अकेला एटोमाइज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी उसे लगातार अकेला बनाई जा रही है। इस अकेलेपन से उसको लगता है कि या तो मैं दुनिया को जीत रहा हूं। एक मैंने पोस्ट लिखी, मैं दुनिया को जीत गया। हर बार वो दुनिया को जीतना चाहता है, हर बार तो वो हार जाता है। इससे जो उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, ये एक अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं भाषा के मामले में ये कहूंगा कि हम बहुत से अंग्रेजी शब्द बोलते हैं बातचीत में, ये एजेंसी ने नहीं दिए हमको, किसी ने, हम उसकी एजेंसी नहीं चला रहे, ये आ गए हैं। इनके आने से अंग्रेजी का जो गेट क्रशिंग का इरादा था वो कमजोर हो गया है। मैंने कहा कमजोर भाषा एक ऑर्गेनिज्म की तरह से अपने अंदर उन ताकतवर शब्दों को, उन ताकतवर भाषाओं से ले लेती है उधार, ताकि उसमें थोड़ा सस्टेनेंस आ जाए। अब अगर ये अपने आप हो रहा है, जैसा कि मुझे लगता है अपने आप हो रहा है, तो हमें इसका आकलन करना चाहिए। हमारे डर यूं इसलिए हैं कि इस समूची बदलती हुई भाषा का हम पूरा आकलन नहीं कर सके हैं। इस कितने शब्द हैं जो रेगुलरली बोले जा रहे हैं, जो स्वीकृत हो चुके हैं, जो कम्युनिकेट कर देते हैं, इनका कोई एक शब्दकोश हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारे डर ज्यादा हैं। अगर ये हो जाए तो आपके सवाल का उत्तर हम दे सकेंगे। बहुत इस सिलसिले में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इंग्लिश से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंग्लिश हमें मार रही है तो हम भी इंग्लिश को मार रहे हैं। और ये बात यूं मैं कह रहा हूँ कि जो इंडियन इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, वो क्वींस इंग्लिश नहीं है, वो अमेरिकन इंग्लिश नहीं है। रुश्दी ने अपनी किसी लेख में कहा था चटनीफिकेशन ऑफ इंग्लिश। आप इस लफ्ज़ को देखिए, चटनीफिकेशन को, ये पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट है, जहाँ हम कहते हैं कि हमारी ये इंग्लिश है एंड वी विल यूज़ इट द वे वी वांट टू। हमारे पास आपके डिक्टम्स, आपके डिक्टेशंस नहीं चलेंगे, हम अपनी तौर से करेंगे। तो इंग्लिश भी बदल रही है, और ये अब हमारी इंग्लिश हो चुकी है, उनकी इंग्लिश नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी जो आपने बातें कही हैं, तो नेचुरली भाषाएं एक दूसरे से लेती हैं। सर ने अभी कहा कि पूरक होती हैं, और जब कोई ज़बान कमज़ोर पड़ती है तो जैसे विटामिन लेते हैं दूसरे से लेते हैं, लेकिन इतना ले के हजम नहीं ही ना हो तो उसका स्वरूप ही बदल जाए, ये तो बड़ी विचित्र बात है। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी बैकग्राउंड में सिर्फ मैं एक, क्योंकि हम अपनी भाषा को अंग्रेजी से परिपूर्ण इसलिए करते हैं कि हमें ये सामने वाला समझे कि हमें अंग्रेजी आती है। एक एहसास कमतरी के तहत ये बात हम करते हैं, मतलब ये स्वस्थ नहीं है। मेरा ये मैं एक साइंस के एक रूल्स के हिसाब से आपके सामने एक सबमिशन है कि दो फोर्सेस एक साथ काम करती हैं, जिसको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल कहते हैं। तो ये दोनों खींचातान चला रहता है, और भाषाएं वहाँ आकर रुक जाती हैं जहाँ उतनी आवश्यकता होती है। हम उतना ही ले पाते हैं जितने हमें आवश्यकता होती है, उससे अधिक नहीं ले पाते, क्योंकि वो जो फोर्सेस हैं, ये लिंग्विस्टिक्स में भी ये फोर्सेस उसी तरह काम आती है। ऐसा नहीं होता कि हम हर समय इंग्लिशी के शब्द प्रयोग करें, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ हम लेते हैं, और इससे शायद डरने की आवश्यकता भी नहीं। बहुत अच्छी बात है, हमारी आशंकाओं को निर्मूल किया आपने। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारे सामने हुई। हमारे पास कुछ समय है कि हम 2-3 प्रश्नों को श्रोताओं से भी, सामीन इकराम से ले सकें। नमस्ते सर, जैसे कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे सही गलत इन्फॉर्मेशन फैलाए जाते हैं, तो उर्दू को लेकर के ये बताया जाता है कि उर्दू एक बाजार की भाषा है, इसकी मीनिंग जो है वो बाजार रहा है, क्योंकि जो
अरबी और पारसी व्यापारी आया करते थे, खरीद फरोख्त करते थे, तो वो ये भाषा वहाँ से डेवलप हुई है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसी के साथ साथ आप ये भी उर्दू का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आप बता दें, क्योंकि हिंदी का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं संस्कृत विवरण से। वैसे ही आपने एक इशारा किया था बीच में, थोड़ा सा सरसरी निगाह से एक बार आप लोग बता दें। जी, ये सवाल आपका बहुत तवील है और मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे कहा जा सके। यकीनन इस पर भी बहुत सारा काम हुआ है और बाज़ार से निकली है एक शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, क्रियोलाइजेशन का। तो दो प्रोसेस हैं लिंग्विस्टिक्स में, पिजनाइजेशन और क्रियोलाइजेशन। बाज़ार में जब कई लोग मिलते हैं तो आपस के जो कॉन्टैक्ट से एक नई सूरत बनती है, क्योंकि आप एक शब्द के मैंने कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस पे काम किया था और समय झारखंड में, और उस समय मैंने महसूस किया कि जो उनके लोकल हाट होते हैं, बाज़ार होते हैं, वहाँ पर उन्हें बड़ी समस्या आती है। और समस्या आने की वजह से उनकी एक बाज़ार लैंग्वेज जिसको वो सदरी कहते हैं वो यूज़ करते हैं। सदरी का पूरा स्ट्रक्चर इंडो आर्यन है या खड़ी बोली पे बेस्ड है, लेकिन वो दूसरे परिवारों की भाषाएं बोल रहे होते हैं जो इंडो ऑस्ट्रिक है। तो बाज़ार में जाकर भाषाएं मिलती हैं तो एक नई भाषा जन्म लेती है। उर्दू ने ऐसे ही जन्म लिया, लेकिन अब उर्दू की स्थिति बहुत बदल चुकी है। सर, मेरा सवाल कैननाइजेशन पे है। तो अगर हम मीर और बिहारी को देखते हैं तो ये दोनों लगभग इन दोनों शायरों में लगभग 100 साल का फ़र्क है, पर इनकी शायरी बहुत इनके बीच काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो अगर इस हिसाब से अगर हम इन दोनों को देखें तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मीरा जी हिंदी के शायर नहीं हैं या त्रिलोचन उर्दू के शायर नहीं हैं? आप जो बात कह रहे हैं भैया, वो जैसे कहते हैं ना, चिड़चिटा लगाने वाली है। होना तो है यही है कि त्रिलोचन उर्दू में मिले और जिनको मीर साहब को बोला आपने वो हिंदी में मिले। थोड़ा थोड़ा मिलने लगे हैं, आने लगा है ट्रांसलेशन, लोग उसका आनंद भी लेने लगे हैं। मगर एक समस्या आती है कि ऊपर लिखा है कोई उर्दू का भारी भरकम और नीचे फुटनोट मारा हुआ है, तो पहले ऊपर देखो फिर नीचे फुटनोट जाओ, इतने में पूरा मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो ये मज़ा कैसे बना रहे, इस पर विद्वानों को सोचना चाहिए। वरना भाषा में उर्दू हिंदी के भीतर, यानी हिंदी में शायद ही उर्दू का कोई ऐसा शायर हो बड़ा जो ना आ गया हो। बल्कि 1936 के आसपास कविता कौमुदी का एक पूरा खंड उर्दू साहित्य, उर्दू पोइट्स पे है, त्रिपाठी जी का। तो बहुत कुछ है, उर्दू में भी ऐसा होगा। लेन देन है काफ़ी, इस लेन देन को हमने सिस्टमेटाइज नहीं किया, कुछ हमारी जानकारियां नहीं है। लेकिन आपकी बात है, ये तो होकर रहे नहीं है। त्रिलोचन को सिर्फ हिंदी वाला ही क्यों पढ़ेगा, उर्दू वाला पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा इस इलाके में क्या हो रहा है, और हम उधर पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा क्या है। न पढ़ने से एक दूसरे के प्रति नफरत ज्यादा होती है, दोस्ती कम होती है। जानेंगे तो मानेंगे। मेरा सवाल जो है वो भाषा का धर्म के साथ जुड़ाव के ऊपर है कि जैसे पंजाबी को ऐसे कहा जाता है, जिससे सुन के बड़ा दुख होता है कि पंजाबी को सिखों की भाषा कह दिया, या उर्दू को मुसलमानों की भाषा कह दिया, या हिंदी को हिंदुओं की या पंडितों की भाषा कह दिया। ये बड़ा दुख पहुँचाने वाली बात है। जैसे कि अभी एक रिसेंटली घटना घटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर कि एक लेक्चरर थे, वो मुसलमान, वो संस्कृत के ज्ञाता थे, पीएचडी और डॉक्टर थे, और वो सभी जो इंटरव्यू की प्रोसेस होती है उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ, और उसको एक समुदाय के बच्चों ने हड़ताल करके, वो बड़े इंटेलिजेंट वो लेक्चरर थे, तो उनको पढ़ाने ही नहीं दिया गया, ओनली इस काज की वजह से कि ही बिलोंग्स टू सम अलग कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी से थे, या तो उनको वो पढ़ाने ही नहीं दिया गया और उनको वापस जयपुर भेज दिया। सर, आपने बिल्कुल सही बात कह दी है, हालांकि बिल्कुल आखिर में है। मैं इतना ही कहूँगा कि इन दिनों एक झगड़ा हमारे समाज में कट्टरता और उदारता के बीच छिड़ा हुआ है। कट्टरता कहती है मैं डिसाइड करूंगा कि कौन क्या करेगा। इससे पहले हम ऐसा नहीं सोचा करते थे, इन दिनों ये कुछ ज्यादा है, और ये अक्सर हो सकता है। अफसोस ये है कि उस संस्थान ने इस समस्या को कन्फ्रंट करने की जगह
चोर रास्ता निकाला और उस व्यक्ति को दूसरे विभाग में भेज दिया। अब ये गलत बात है। धर्म से भाषा नहीं जुड़ी होती, भाषा बहुत बड़ी होती है, धर्म अलग अलग इलाकों में होते हैं, भाषा बहुत बड़ी होती है। माने अंग्रेजी क्रिश्चियंस की भाषा अगर होती तो कितनों की होती। इसलिए भाषा धर्म का पर्याय नहीं है, क्योंकि वो भाषा है। कुबेरनाथ राय जी का एक निबंध है, भाषा बहता नीर। भाषा बहता नीर में वो कह रहे हैं कि हमें हर भाषाओं से शब्द लेने चाहिए। अगर किसी भाषा का शब्द भंडार या वोकैबुलरी हमें समृद्ध करना है तो हमें हर भाषा से लेने चाहिए, चाहे वो कहावत हो, मतलब लोकोक्ति हो या मुहावरे हो, हर भाषा से लेना चाहिए। कोई परहेज नहीं करना चाहिए। कठोर शब्द भी, कठिन शब्द भी लेने चाहिए और उनका अर्थ भी समझा देना चाहिए। ये होना चाहिए, तभी भाषा बहता नहीं तो वो एक जगह होके रह जाएगी। मेरा जो सवाल है वो ये है कि मैंने देखा है कि उर्दू को लेके कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं। खास करके मैंने पश्चिम बंगाल में देखा है, सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है, मुझे बोलते हुए कोई डर नहीं है, ठीक है। वहां पे उर्दू में पोस्टर वगैरह लगाया जाता है। तो यहाँ वहां क्या हुआ, बंगाली जो हिंदू हैं और बंगाली मुस्लिमों में एक भेद पैदा कर रहे हैं कि बंगाली हिंदू बांग्ला बोलेंगे। मैं बंगाली हूं और दिल्ली का ही रहने वाला हूं, बंगाल का नहीं हूं। तो बंगाली हिंदू बांग्ला और बंगाली मुस्लिम उर्दू। तो इस बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि अगर राजनीतिकरण किया किसी भाषा का तो उसका नुकसान होगा, उसकी क्षति ही होगी, उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो इसके बारे में बताइए कुछ। अब इसमें क्या बताना है, आपने सारा बता दिया। माफ कीजिएगा, हम अगले सेशन के लिए लेट हो रहे हैं, अब और कोई सवाल नहीं ले सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू सो मच। बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। हमारी चर्चा का जो निष्कर्ष है वो शायद ये है कि हमें अपनी ऊर्जा की हानि परस्पर झगड़ा करके न करें, हम एक दूसरे की शक्ति को समझें। और हम हफीज जालंधरी के शेर से समाप्त करते हैं, हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न हिंदी न उर्दू न हिंदुस्तानी, या न उर्दू न हिंदी न हिंदुस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद।